फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में शूर साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, खासकर बिहार से डीपीओ और 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब किया था? बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब किया था? तो पहला ऑप्शन है 1527 ईस्वी में, दूसरा है 1528 ईस्वी में, तीसरा है 1529 ईस्वी में और चौथा है 1530 ईस्वी में। तो बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान किया था 1529 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? बाबर ने किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? तो पहला ऑप्शन है मुर्शीद खां को, दूसरा है मुर्शीद इराकी को और तीसरा ऑप्शन है इस्लाम बंग को और चौथा ऑप्शन है इस्मत खां को। तो बाबर ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया था मुर्शीद इराकी को, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया? बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया? तो पहला ऑप्शन है घाघरा के युद्ध में, दूसरा है चंदेरी के युद्ध में, तीसरा है मालवा के युद्ध में और चौथा है बक्सर के युद्ध में। तो बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, दूसरा है 1527 ईस्वी में, तीसरा है 1528 ईस्वी में और चौथा है 1529 ईस्वी में। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुगल वंश के शासकों ने कब पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? मुगल वंश के शासकों ने कब दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो पहला ऑप्शन है 1553 ईस्वी में, दूसरा है 1555 ईस्वी में और तीसरा है 1557 ईस्वी में और चौथा है 1559 ईस्वी में। तो मुगल वंश के शासकों ने दिल्ली पर कब्जा किया था 1555 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। और यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, यहाँ पे ई ईस्वी होगा, गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस मुगल शासक ने सूर्यवंश के शासकों को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? किस मुगल शासक ने सूर्यवंश के शासकों को पराजित कर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है दौलत बेग। तो किसने की? तो हुमायूं ने की, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1554 ईस्वी में, दूसरा है 1555 ईस्वी में, तीसरा है 1556 ईस्वी में और चौथा है 1557 ईस्वी में। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया? शेरशाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो पहला ऑप्शन है 1534 ईस्वी में, दूसरा है 1536 ईस्वी में और तीसरा है 1538 ईस्वी में और चौथा है 1540 ईस्वी में। तो शेरशाह ने बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया था 1540 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? तो पहला ऑप्शन है अल्तमश, दूसरा है अकबर और तीसरा ऑप्शन है आपका जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना अकबर, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अकबर के शासक बनने के प्रारंभिक काल में अफगानों ने कहाँ अपना प्रभुत्व बनाए रखा? तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है बंगाल में। तो कहाँ इन्होंने अपना प्रभुत्व बनाए रखा? तो बिहार में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुलेमान कर्रानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? तो पहला ऑप्शन है 1562 ईस्वी में, दूसरा है 1564 ईस्वी में, तीसरा है 1566 ईस्वी में, चौथा है 1568 ईस्वी में। तो सुलेमान कर्रानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? तो 1564 ईस्वी में इन्होंने घोषणा की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दाऊद खां कब बिहार का शासक बना? दाऊद खां कब बिहार का शासक बना? तो पहला ऑप्शन है 1568 ईस्वी में, दूसरा है 1570 ईस्वी में, तीसरा है 1572 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1574 ईस्वी में। तो दाऊद खां जो था वो 1572 ईस्वी में बिहार का शासक बना, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे बिहार भेजा? अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे बिहार भेजा? तो पहला ऑप्शन है मुनीम खां को, दूसरा इस्लाम खां को, तीसरा इस्मत खां को, चौथा है हैबत जंग को। तो अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए मुनीम खां को बिहार भेजा था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शाहबाज खान को छोटानागपुर के राजा बैरी साल के खिलाफ भेजा? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है औरंगजेब। तो किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शाहबाज खान को छोटानागपुर के राजा बैरी साल के खिलाफ भेजा था? तो अकबर ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? किसने पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है मुनीम खां ने, दूसरा राजा मान सिंह ने, तीसरा अकबर ने, चौथा है शाहबाज खान ने। तो राजा मान सिंह ने पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राजा मान सिंह ने कब पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? राजा मान सिंह ने कब पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है 1576 ईस्वी में, दूसरा है 1577 ईस्वी में, तीसरा है 1578 ईस्वी में, चौथा है 1579 ईस्वी में। तो कब किया था? तो 1579 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। राजा मान सिंह ने 1579 ईस्वी में पलामू के चेरों पे आक्रमण किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अकबर ने कब मिथिला के राजपूत नरेश को पराजित किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1572 ईस्वी में, दूसरा 1574 ईस्वी में, तीसरा 1576 ईस्वी में, चौथा है 1578 ईस्वी में। तो अकबर ने कब मिथिला के राजपूत नरेश को पराजित किया था? तो 1574 ईस्वी में पराजित किया था, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन महेश ठाकुर को, दूसरा है ब्रह्मदत्त तिवारी को, तीसरा है शिवशंकर सिंह को, चौथा है युवराज सिंह को। तो अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मान सिंह ने
निम्न में से किस स्थानीय सरदार को पराजित किया था? मान सिंह ने निम्न में से किस स्थानीय सरदार को पराजित किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गिद्धौर, दूसरा ऑप्शन है खड़गपुर, तीसरा है भोजपुर और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो मान सिंह ने तीनों स्थानीय सरदार को पराजित किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मान सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? मान सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सासाराम को, दूसरा है बक्सर को, तीसरा है रोहतास को, चौथा है वैशाली को। तो मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग को सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण क्या किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अकबरगंज, दूसरा है अकबरपुर, तीसरा है अकबर नगर, चौथा है मानसिंह नगर। तो मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण किया था अकबर नगर, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से कौन युद्ध विभाग का प्रमुख होता था? तो पहला ऑप्शन है मीर कायम, दूसरा है मीर बख्शी, तीसरा है मीर मोहम, चौथा है मीर गद्दर। तो निम्न में से कौन युद्ध विभाग का प्रमुख होता था? तो मीर बख्शी, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से कौन बंदरगाह पर कर वसूलता था, सीमा शुल्क वसूलता था तथा नौकाओं पर लगे कर को वसूलता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है मीर वाइज, दूसरा है मीर कबर, तीसरा है मीर बहर, चौथा है मीर चंक। तो मीर बहर जो है वो बंदरगाह पर कर वसूलता था, सीमा शुल्क जो है वसूलता था तथा नौकाओं पर लगे कर को वसूलता था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का आईना ए अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 11, चौथा है 13। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत जो था वो 7 सरकारों में विभक्त था, यानी बटा हुआ था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का एक प्रांत नहीं था? निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का एक प्रांत नहीं था? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा है रोहतास, तीसरा है मागलपुर, चौथा है सारण। तो कौन नहीं था? निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत नहीं था? तो मागलपुर जो है वो मुगल काल में बिहार का प्रांत नहीं था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तिरहुत, दूसरा है हाजीपुर, तीसरा है चंपारण, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो ये तीनों जो था वो मुगल काल में बिहार का प्रांत था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है इब्न बतूता और चौथा है अब्दुल रहमान। तो आईने अकबरी के लेखक जो है वो अबुल फजल है, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का किसने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? किसने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा है अकबर ने, तीसरा है जहांगीर ने, चौथा है औरंगजेब ने। तो किसने
राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1619 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1621 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1623 ईस्वी में, और चौथा है 1625 ईस्वी में। तो राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1621 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश यानी छोटा नागपुर के क्षेत्र पर स्थापित हुआ? किसके काल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश क्षेत्र पर स्थापित हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर के काल में, दूसरा हुमायूं के, तीसरा है जहांगीर के, चौथा औरंगजेब के। तो जहांगीर के काल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश क्षेत्र पर स्थापित हुआ था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जहांगीर छोटा नागपुर के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। तो किस चीज़ के खानों पे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चांदी के खानों पे, दूसरा है सोना, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है हीरा। तो जहांगीर छोटा नागपुर के हीरा के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर से किस धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर से किस धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है सीसा, और चौथा है टंगस्टन। तो जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर से सोना के प्राप्त होने का उल्लेख किया है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, गोल्ड के प्राप्त होने का उल्लेख किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जहांगीर की आत्मकथा है? निम्न में से कौन जहांगीर की आत्मकथा है? तो पहला ऑप्शन है तबकाते जहांगीरी, दूसरा है जहांगीरनामा, तीसरा है तारीख है जहांगीरी, और चौथा है तुझके जहांगीरी। तो निम्न में से कौन जहांगीर की आत्मकथा है? तो तुझके जहांगीरी जो है वो जहांगीर की आत्मकथा, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शाहजहां ने किससे बिहार क्षेत्र को छीना था? शाहजहां ने किससे बिहार क्षेत्र को छीना था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मान सिंह से, दूसरा है बैकुंठ ठाकुर से, तीसरा है महेश ठाकुर से, चौथा है परवेज से। तो शाहजहां ने परवेज से बिहार को छीना था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शाहजहां ने कब परवेज से बिहार क्षेत्र को छीना था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1622 से 23 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1623 से 24 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1624 से 25 ईस्वी में, चौथा है 1625 से 26 ईस्वी में। तो शाहजहां ने 1623 से 24 ईस्वी में परवेज से बिहार को छीना था, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो पहला ऑप्शन है तबरेज को, दूसरा है अजीम को, तीसरा है जावेद को, चौथा है नजीम को। तो औरंगजेब ने अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औरंगजेब ने कब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1702 ईस्वी में, दूसरा है 1703 ईस्वी में, तीसरा है 1704 ईस्वी में, चौथा है 1705 ईस्वी में। तो औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था 1702 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम
बदलकर क्या रखा था? राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो पहला ऑप्शन है अजीम नगर, दूसरा है अजीमगंज, तीसरा है अजीमाबाद और चौथा है अजीमपुर। तो राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए खर्च किए? राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए खर्च किए? तो पहला ऑप्शन है 50 लाख, दूसरा है 75 लाख, तीसरा है 1 करोड़, चौथा है 1.5 करोड़। तो राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मीर कासिम, पहला ऑप्शन हम लोग का मीर कासिम, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है मुर्शीद कुली खां, चौथा है सिराजुद्दौला। तो औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान जो था वो मुर्शीद कुली खान था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या 8 और परगनों की संख्या कितनी थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 238, दूसरा है 240, तीसरा है 243, चौथा है 245। तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की जो संख्या थी 8 और परगनों की संख्या जो थी वो 245 थी, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? निम्न में से कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राजस्व और दूसरा ऑप्शन है आपका पुलिस, तीसरा ऑप्शन है सैनिक और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? तो ये तीनों जो अधिकार थे वो फौजदारों को प्राप्त थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा है जिला, तीसरा है तहसील, चौथा है परगना। तो मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो परगना थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व के ऊपर होता था? राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व के ऊपर होता था, तो कौन होता था? तो राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व आमील होता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व आमील के ऊपर होता था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका कार्य परगने का लेखा जोखा तैयार करना तथा स्वयं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना था? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन गुम सस्ता, दूसरा है होता, तीसरा है कारकुन, चौथा है मंचासीन। तो निम्न में से किसका कार्य था? तो ये कारकुन का कार्य था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी था? निम्न में से कौन स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी था? तो पहला ऑप्शन है फौजदार, दूसरा ऑप्शन है आपका तालुकदार, तीसरा ऑप्शन है फौजदार, चौथा है कोषदार। तो जो कोषदार जो था वो स्थानीय राज्य का कोष अधिकारी था, यानी जो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन बिहार की भूमि को निम्न में से किसमें बांटा गया था? मुगल कालीन भूमि को निम्न में से किसमें बांटा गया था? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है खालसा में, दूसरा है जागीर, तीसरा है सयूरगल और चौथा है ए, बी और सी तीनों में। तो मुगल कालीन बिहार की भूमि को तीनों में बांटा गया था, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, टोडरमल ने किसके शासनकाल में बिहार की भूमि का नाम तय किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन शेरशाह, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है औरंगजेब। तो टोडरमल ने
अकबर के शासनकाल में बिहार की भूमि का नाम तय किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, टोडरमल ने बिहार का राजस्व कितना तय किया था? टोडरमल ने बिहार का राजस्व जो था वो कितना तय किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 25 लाख, दूसरा है 28 लाख, तीसरा 31 लाख, चौथा है 35 लाख। तो टोडरमल ने बिहार की भूमि का राजस्व जो तय किया था वो 25 लाख किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। व्यापारियों पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो पहला ऑप्शन है उजूहत, तीसरा है जीहत, और दूसरा है जीहत, और तीसरा है सैर जीहत, और चौथा है ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। तो व्यापारियों पर तीनों कर लगाया जाता था, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? निम्न में से कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? पहला ऑप्शन है फरुआत, दूसरा है सम्मत, तीसरा है जारू, और चौथा है ठोर। तो फरुआत जो कर था वो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला कर था? निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला कर था? तो पहला ऑप्शन है इखराजात, दूसरा है अबाब, तीसरा है हुबूबात, और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो ये जो तीनों कर था वो बिहार से वसूला जाने वाला कर था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुर्शीद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? मुर्शीद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? तो पहला ऑप्शन है 1702 में, दूसरा है 1704 में, तीसरा है 1700 में, और चौथा है 1708 में। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था 1704 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह, दूसरा है अजीम, तीसरा है परवेज, चौथा है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर का जो जन्म था वो पटना में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फर्रुखसियर ने किसे पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जहांदार शाह, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है अजीम, चौथा है परवेज। तो फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर ने कहाँ अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आगरा में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है हिसार में, चौथा है पटना में। तो फर्रुखसियर ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक जो है वो पटना में करवाया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ के युद्ध में विजयी होकर फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है बिहार, तीसरा है बंगाल, चौथा है गुजरात। तो आगरा के युद्ध में विजयी होकर फर्रुखसियर जो है वो मुगल सम्राट बना, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है परवेज, दूसरा है अजीम, तीसरा है जहांदार शाह, चौथा है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो वो मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1736 ईस्वी तक, दूसरा है 1738 तक, तीसरा है 1740 तक, चौथा है 1742 तक। तो फर्रुखसियर के अधिकारी जो थे वो 1740 ईस्वी तक बिहार पर शासन किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सरफराज, दूसरा है सिराजुद्दीन, तीसरा है शुजाउद्दीन, चौथा है ए और सी दोनों। तो निम्न में से कौन फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था? तो सरफराज जो था वो फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था, यानी यहाँ जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का पहला
नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया? बिहार का पहला नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मुकीम खां को, दूसरा है सफदर खां को, तीसरा है मुस्तकीम खान को और चौथा है अली वर्दी खान को। तो अली वर्दी खान को बिहार का पहला नायब नाजिम नियुक्त किया गया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किसने सरफराज खान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शुजाउद्दीन ने, दूसरा है अली वर्दी खान ने, तीसरा है मीर जाफर ने, चौथा है मीर कासिम ने। तो अली वर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अली वर्दी खान कब स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? अली वर्दी खान कब स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? तो पहला ऑप्शन 1736 ईस्वी में, दूसरा है 1738 ईस्वी में और तीसरा है 1740 ईस्वी में और चौथा है 1742 ईस्वी में। तो अली वर्दी खान 1740 ईस्वी में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अली वर्दी खान कब तक बंगाल में शासन किया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1748 ईस्वी तक, दूसरा है 1750 ईस्वी तक, तीसरा है 1754 ईस्वी तक, चौथा है 1756 ईस्वी तक। तो अली वर्दी खान जो था वो 1756 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अली वर्दी खान ने किसे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया था? अली वर्दी खान ने किसे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया था? तो पहला ऑप्शन मुबारक खान को, दूसरा है मुकीम खान को, तीसरा है जैनुद्दीन हैबत को और चौथा है हैबत जंग को। तो अली वर्दी खान ने जैनुद्दीन हैबत को बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया था? मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन 1747 ईस्वी में, दूसरा है 1745 ईस्वी में, तीसरा है 1747 ईस्वी में, चौथा है 1749 ईस्वी में। तो मराठा पेशवा ने बिहार पर आक्रमण किया था 1743 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या की? अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का 1744 ईस्वी में, दूसरा है 1746 में, तीसरा है 1748 में और चौथा है 1750 में। तो अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की थी 1748 ईस्वी में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुकीम खान, दूसरा है मुस्तकीम खान, तीसरा है मुस्तफ़ा खान और चौथा है शाइस्ता खान। तो किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की थी? तो मुस्तफ़ा खान के नेतृत्व में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खान ने कहाँ के युद्ध में मराठों को पराजित किया? अली वर्दी खान ने कहाँ के युद्ध में मराठों को पराजित किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फतुहा, दूसरा है बक्सर, तीसरा है सुपौल, चौथा है सारण। तो अली वर्दी खान ने फतुहा के युद्ध में मराठों को पराजित किया, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अली वर्दी खान ने कब मराठों को पराजित किया था? अली वर्दी खान ने कब मराठों को पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है 1750 ईस्वी में, दूसरा है 1751 में, तीसरा है 1752 ईस्वी में और चौथा है 1753 ईस्वी में। तो अली वर्दी खान ने 1751 ईस्वी में मराठों को पराजित किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अली वर्दी खान के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? अली वर्दी खान के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? तो पहला ऑप्शन है आपका शुजाउद्दौला, दूसरा ऑप्शन है आसिफ उद्दौला, तीसरा है सिराजुद्दौला और चौथा है मीर कासिम। तो अली वर्दी खान के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? तो अली वर्दी खान के बाद
सिराजुद्दौला जो था उसका उत्तराधिकारी बना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1752 ईस्वी में, दूसरा है 1754 ईस्वी में, तीसरा है 1756 में और चौथा है 1758 ईस्वी में। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड, अगले वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक होगा मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थितियाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।